दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ब्रह्म अक्षर पर। आज मैं JBT टैट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेके आया हूं, जिसको हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। उसमें जो इंग्लिश वाला पोर्शन रहा है उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 31 टू 33 क्वेश्चन दिया हुआ है। चूज़ द करेक्ट चेंज नंबर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपको पता है कि अगर अगर आप किसी भी नाउन में एस या ई एस लगाते हैं, किसी भी नाउन में एस या ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल बनता है। किसी भी नाउन में आप एस या ई एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर से प्लूरल बनता है। उसी प्रकार से जब आपने एलिमेंट्री अपनी एजुकेशन की होगी तो वहाँ पर भी आपको पता ही है कि जब अगर किसी भी वर्ड में लास्ट में एफ आ जाए तो उसे हम रिमूव करते हैं वी ई एस से। वी ई एस से तो ये फर्स्ट का आप देखोगे काफ लिखा हुआ है, तो काफ का जो आंसर रहेगा फर्स्ट का वो रहेगा काप्स। ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो नेक्स्ट देखो चाइल्ड लिखा हुआ है, और आप सभी जानते ही होंगे बेसिक को क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई ज़्यादा लेवल इसको बोल नहीं सकते हैं कि हाई लेवल का पूछा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप देखें चाइल्ड लिखा हुआ है, और चाइल्ड जो है बच्चे, प्यारे बच्चों, ये जो चाइल्ड है ये आपका चाइल्ड जो है बच्चे ये सिंगुलर यूज़ है। चाइल्ड जो वो सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनाना तो आपको पता ही है। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है बच्चों? ये चिल्ड्रन होता है, ये भी आपको पता ही है। अगर आप क्वेश्चन नंबर देखें 33 क्वेश्चन देखें आप, तो इसमें पूछा गया है कि मैन का प्लूरल क्या होगा। ये प्लूरल ही पूछे गए हैं, ऊपर इंडिकेशन कुछ भी नहीं दी है क्वेश्चन में कि इनके आपने प्लूरल बनाने हैं। ये पर आपको यहीं से समझना पड़ेगा। एग्जामिनर किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और आप एक बात देखेंगे, मैन का यहाँ पे पूछा हुआ है प्लूरल, तो मैन जो है वो आपका सिंगुलर है। मैन का प्लूरल जो बनता है वो बनता है मैन। जो इसका सी ऑप्शन ये राइट ऑप्शन रहेगा। जैसे अब मैं आपको बताऊं कि जैसे वूमैन लिखा होगा, कहीं पे वूमैन लिखा हो, तो इसका जब आप प्लूरल बनाएंगे तो आपको पता ही है कि वूमैन का प्लूरल क्या बनेगा, वूमेन बनेगा, MEN आएगा। तो उसी प्रकार से ये आंसर रहेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें 34 36 के लिए इन्होंने बोला चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वॉइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे कि ये जो भी बात की हुई है, ये बात की हुई है आपकी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब देखो इतने डिटेल में मैं नहीं बना सकता हूँ, जितना मेरे से पॉसिबल होगा कि इस वीडियो में आप तक मैं अपना जितना मेरे को आता है, जितना मेरे को पता है, उतना मैं आप तक पहुँचा पाऊँगा। तो उतना मेरी तरफ से फुल कोशिश रहेगी। बाकी हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ और आएंगी और आपको और अच्छे से समझाया जाएगा। जितना से मेरे से पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे मैं उतना करवा सकता हूँ आप लोगों को। तो आप देखो वॉइसेस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइसेस, तो दूसरा होता है पैसिव वॉइस। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस का मतलब वो होता है बच्चे जो काम खुद हमारे द्वारा किया जाता है। पैसिव वॉइस का मतलब होता है जो काम दूसरों के द्वारा हम लोग करवाते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे आई नो हर लिखा हुआ है, और बच्चे देखो इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे हम। डायरेक्ट आप देखो नो लिखा हुआ है, नो जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म जो बच्चे चेंज होती है पैसिव में होती है इज़, एम, आर में चेंज होती है। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो बेटा किस में चेंज होती है, वो होती है इज़, एम और आर में चेंज होती है। और इज़, एम, आर में चेंज होगी। और जब भी आप पैसिव बनाएंगे तो एक बात ध्यान रखें, जब भी पैसिव बनेगा तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही बनेगा, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही बनेगा। और जब भी आप पैसिव बनाते हैं तो मोस्टली जो केसेस होते हैं उसमें जो है बच्चे आपका बाय लगता है, उसमें आपका क्या लगता है, बाय लगता है। बाय उसमें आपका बाय लगता है, बाय लगेगा आपका। और लेकिन एक ऐसा केस है जिसे हम जानते हैं नो के नाम से, ठीक है। जब आप नो की बात करोगे बच्चों तो इसका जब भी पैसिव बनाओगे तो इसके साथ एक प्रेपोजिशन लगती है, दैट इज़ टू। टू के साथ लगेगी। तो देखो बाय वाले तो दो ऑप्शन है, ये तो चले गए ऑप्शन, बाय वाले दोनों ऑप्शन चले जाएंगे, ठीक है।
और देखो बच्चे सी के हर जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, तो जब ये सब्जेक्टिव केस में आएगा तो इसका सी बन जाएगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज, तो सी के साथ हेल्पिंग वर्ब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म नोन लगेगा। लेकिन आंसर जो है बच्चे देखो, होने को डी हो सकता था लेकिन इसमें बाय दिए हुआ है, 3 ऑप्शन में बाय दिए तो आंसर एक ही लगेगा, दैट इज़ फर्स्ट आंसर है। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं बच्चों। आई होप आप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगर थोड़ा फास्ट मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा स्लो करके बताया जाएगा नेक्स्ट टाइम से आपको, आप ये ज़रूर मेंशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आई कैन डू इट 35, क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं आराम से। तो देखो बच्चे, जब भी आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करते हैं, जब भी, और आपको कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी आ जाए, कोई भी मॉडल वर्ब्स आ जाए, कोई भी मॉडल वर्ब्स आ जाए, तो उनका जब भी आप पैसिव बनाएंगे तो आंख बंद करके बी लगा दो और बी के बाद डायरेक्ट आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, बस, और कुछ नहीं देखना है। तो आप देख लो बच्चे, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पर लगी है। ठीक है बच्चे, देखो एक तो देखो, एक है आपका ऑप्शन नंबर सी, आई कैन बी डन। आई कैन बी डन ये भी हो सकता था, लेकिन इट इसमें है नहीं दिया हुआ, और इट आपका ऑब्जेक्टिव है तो ये सब्जेक्ट में आएगा, ये तो होगा नहीं। इट कैन बी, इस इधर बी नहीं दिया है, बी ऑप्शन भी कट जाएगा, ऊपर डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी है, ये भी कट जाएगा, तो आंसर बचता है आपका डी, इट कैन बी डन बाय मी। बस बात ख़त्म है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बिल्कुल भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स। चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स लिखा हुआ है। देखो बच्चे, जब भी आपको इज लिखा मिल जाए, एम लिखा मिल जाए और आर लिखा मिल जाए, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखा मिल जाए, तो आपको पता है बच्चे, ये आईएनजी जो है ये आपका किस में चेंज हो जाता है बच्चे, बीइंग में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है, बीइंग में। तो बीइंग वाले कितने ऑप्शन हैं, ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, आंसर बचता है सिर्फ एक ही, दैट इज़ डी आंसर। ठीक है बच्चे, देखो टाइम जितना ज़्यादा बचाओगे पेपर में उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, और आगे आपको सब चीज़ें पता लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अभी हमारे क्वेश्चन कितने हो गए हैं, 36 क्वेश्चन कर लिए हमने, 37 क्वेश्चन चला हुआ है। सीमा वॉज एब्सेंट द क्लास। अब देखो बच्चे, यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहले तो हम ये पढ़ते हैं जो इसमें दिया हुआ है, हमें इंस्ट्रक्शन वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन 37 to 40 फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स गिवन इज द ऑप्शन बिलो। अब देखो एब्सेंट लिखा हुआ है और नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आपके दिए हुए हैं प्रेपोजिशन के ऑप्शन। तो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि आंसर क्या आ सकता है इसमें। तो देखिए क्या आंसर आ सकता है। जब भी आपका ये एब्सेंट है, एब्सेंट वर्ड जो है, एब्सेंट वर्ड जो अपने साथ 2 प्रेपोजिशन कैरी करता है, फर्स्ट आपका फ्रॉम करता है और सेकंड जो कैरी करता है वो करता है एट। अगर मैं फ्रॉम की बात करूं तो फ्रॉम का मतलब होगा बच्चे इज नॉट पार्ट ऑफ समथिंग। जब मैं बात करूंगा सॉरी फ्रॉम की, तो इसका मतलब होगा कि कोई बंदा प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहा है वो, तो एब्सेंट के साथ 2 प्रेपोजिशन आती हैं, एक फ्रॉम आता है, एक एट आता है। तो देखो एट तो ऑप्शन में है ही नहीं। और जब आपको पता होगा, देखो मैक्सिमम एग्जामिनर क्या कर रहा है आजकल, आजकल मैक्सिमम एग्जामिनर प्रेपोजिशन से क्वेश्चन पूछता है, फिक्स प्रेपोजिशन से, बाकी प्रेपोजिशन से क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो इसलिए नहीं पूछता है क्योंकि अगर आप प्रेपोजिशन की बात करें तो प्रेपोजिशन, अगर आप कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ कर देंगे तो उसका मीनिंग को ही वो पूरा चेंज कर देगा। इसीलिए एग्जामिनर जो है फिक्स प्रेपोजिशन और ड्यूल प्रेपोजिशन से क्वेश्चन पूछता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एब्सेंट के साथ ड्यूल प्रेपोजिशन लगती हैं, एक फ्रॉम लगता है बच्चे और एक एट लगता है। अगर मैं फ्रॉम की बात करूँ तो फ्रॉम का मतलब है कि जब बच्चा कहीं पे प्रेजेंट नहीं होगा, अब्सेंस बोल सकते हैं हम इस चीज़ को, कि अब्सेंस, प्रेजेंस नहीं है किसी चीज़ की वहाँ पे। तो देखो बच्चा जब अब्सेंट था क्लास में तो आपने 4 लगा दिया इधर, तो आपका जो आंसर रहेगा वो यहाँ पे 4 फ्रॉम रहेगा। नेक्स्ट है इन भी लगता है। इन तब लगेगा जब आपका क्या दिया होगा, इज़ नॉट पार्ट ऑफ समथिंग। किसी चीज़ का जब पार्ट नहीं होगा, और समथिंग, समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का पार्ट नहीं है वहाँ पे, तब आप एट लगा सकते हैं, अदरवाइज आप फ्रॉम ही यूज़ करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 38 क्वेश्चन है, माई डैश ब्रदर इज़ कमिंग टूडे। देखो बच्चे ऑप्शन एक बिग भी दिया है, एल्डर भी दिया है,
ओल्डर भी दिया है, स्मॉलर भी दिया है। अब आंसर क्या होगा, सबसे बड़ी बात ये है, देखो एक तो माई एक मैं हूँ और ब्रदर एक मेरा भाई है। इसका मतलब जो बच्चे कि पर्सन कितने हैं यहाँ पे, पर्सन है हमारे पास 2। और जब भी 2 व्यक्ति आ जाएं तो पॉजिटिव डिग्री कभी भी नहीं लगती है, हमेशा कौन सी डिग्री लगती है, कंपैरेटिव डिग्री लगती है। तो यहाँ पे बच्चे बिग तो आएगा नहीं, स्मॉल आएगा नहीं। अब बचता है एक एल्डर और एक बचता है ओल्डर। अगर ओल्डर की बात करूँ तो ओल्डर कब आता है बच्चे, जब आपका ब्लड रिलेशन नहीं हो, जब आपका ब्लड रिलेशन नहीं हो तब आता है बच्चे आपका ओल्डर। और एल्डर कब आता है, जब सिबलिंग्स हो, मतलब आपके सिस्टर हो या ब्रदर हो, तब एल्डर आता है। तो आपको पता लग चुका होगा कि आंसर कौन सा आएगा बच्चों। तो इसलिए आंसर कौन सा आएगा इसमें, आपका आंसर आएगा एल्डर, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हेयर इज डैश एग। अब इम्पोर्टेंट ये भी है सर, एन आएगा, द आएगा, ए आएगा। और मैं उस प्रकार से इन चीज़ों को यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे साथ जो भी जुड़े हैं बच्चे, उनको नॉलेज कईयों को होगा, कईयों को बेसिक नॉलेज भी नहीं है। और मैं उस प्रकार से बता रहा हूँ कि उनको बेसिक नॉलेज भी थोड़ा सा आ जाए और उनको पता लग जाए कि किस तरीके से तैयारी की जाती है। ठीक है, तो आप देखो हेयर इज डैश एग। देखो बच्चे आर्टिकल जो है आपके, ये आर्टिकल से क्वेश्चन है। और आर्टिकल आपके 2 टाइप के होते हैं। एक आर्टिकल जो है दैट इज डेफिनेट आर्टिकल, और सेकंड आर्टिकल जो है दैट इज इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल जो है वो दैट इज द आर्टिकल बोलते हैं, और इनडेफिनेट आर्टिकल है बच्चे वो ए और एन है। इतनी बात तो आप भी जानते ही होंगे। लेकिन बच्चे क्या है, देखो द आर्टिकल डेफिनेट बात होगी तब लगेगी या स्पेसिफिक सेंस में लगता है, और ए और एन जनरल सेंस में भी लग जाता है। और आपको पता है कि जब वोवल साउंड आ जाए, आपको पता है वोवल वर्ड्स कितने होते हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वह जो इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं वो 5 ही यूज़ करते हैं, ए ई आई ओ यू। और उनके साथ हमेशा हम कौन सा वर्ड लगाते हैं बच्चे, एन यूज़ करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो आंसर रहेगा आप लोगों का दैट इज़ एन। हेयर इज़ एन एग। आई होप सो तुम्हें बच्चों को सबको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाई आर यू सो एंग्री। अब देखो बच्चे, मैंने पहले बात की है कि नीचे आप 4 ऑप्शन देखोगे तो ये चारों ऑप्शन प्रेपोजिशन के हैं। एट भी है, ऑन भी है, विद भी है, वाई भी है। अगर मैं एंग्री की बात करूं, अगर मैं इस एंग्री वर्ड की बात करूं तो ये भी अपने साथ 2 प्रेपोजिशन कैरी करता है, अपने साथ 2 प्रेपोजिशन कैरी करता है। फर्स्ट जो है वो है आपका एंग्री जो है वो 2 प्रेपोजिशन कैरी करता है। एक तो बच्चे कैरी करता है ये विद अपने साथ, और दूसरा जो कैरी करता है वो करता है एट। एंग्री वर्ड जो है बच्चे वो कैरी करता है 2 प्रेपोजिशन, विद और एट। देखो बच्चे, आप जब समवन या समबडी का मतलब आप सभी जानते होंगे, मीनिंग सभी जानते होंगे। समबडी का मीनिंग होता है बच्चे कि समबडी किसी के प्रति, किसी लोग के, किसी बंदे के प्रति या किसी इंसान के प्रति अगर आप ये कर रहे हैं, ठीक है, किसी के साथ, किसी के ऊपर आप एंग्री हो, एंग्री मतलब होता है गुस्सा। ठीक है, तो अगर पर्सन के साथ हो तो आप लगा दोगे विद। और अगर आप समथिंग वर्ड जो है, देखो बच्चे मैं इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। ये जो समथिंग वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, ये समथिंग जो है, तो आपको पता ही है, इसको जब हम तोड़ के पढ़ेंगे, देखो ये लिखा हुआ है सम और ये लिखा हुआ है थिंग। थिंग का मतलब होता है बच्चे समान, समान का मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसके लिए जब आता है वो एट प्रपोजिशन लगती है, जबकि लिविंग बीइंग के लिए आपका क्या लगेगा, समबडी। लिविंग बीइंग के लिए आपका लगेगा विद। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका विद। यहाँ पे रहेगा आपका आंसर विद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। डायरेक्शन क्वेश्चन 41 to 43, चूज द वर्ड विच इज़ द मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग। ऑपोजिट मीनिंग बोला हुआ है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं, और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जो वर्ड लिखा हुआ है बोल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये बोल्ड जो लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और हर एक तीसरे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बोल्ड का मतलब क्या होता है बच्चे, ठीक है, बोल्ड का मीनिंग होता है निडर व्यक्ति, ठीक है। हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे जो वो हमारे साथ हिंदी के भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। बोल्ड का मतलब होता है निडर, और निडर के लिए देखो बच्चे जो सिनोनिम्स आ सकते हैं,
सिनोनिम्स इसके लिए क्या आ सकते हैं, पूछा एंटेनम्स है बच्चे, लेकिन मैं सिनोनिम्स भी बता रहा हूँ और एंटेनम्स भी साथ में बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो बोल्ड का मतलब नीडर, नीडर का मतलब होता है बच्चे ब्रेव हो सकता है, बहादुर जिसे आप लोग बोलते हैं। नीडर कौन होगा, जो बहादुर होगा, ठीक है। इसके लिए एक और वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ विविड, विविड वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एक और पेपर में पूछा जाता है, दैट इज रैश। ये 3 वर्ड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हमारे से क्या पूछा गया है बच्चों, हमारे से एंटेनम्स पूछा गया है। तो एंटेनम्स क्या होगा, नीडर का मतलब जो बच्चा जो इंसान ब्रेव है, और नीडर का उल्टा क्या होगा बच्चे, ऑपोजिट होगा डरफोक। डरफोक का मीनिंग क्या होगा, ठीक है, डरफोक का मीनिंग क्या होगा वो देखो आप लोग। डरफोक जो डरेगा उसे क्या बोलते हैं, टीम्ड बोलते हैं, या तो उसे बोलते हैं फेयरफुल, फेयरफुल पर्सन भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये इसके एंटेनम्स हैं। अफ्रेड भी बोल सकते हैं, अफ्रेड भी डरना ही होता है, अफ्रेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका आपको पता है, ये टीम्ड के सिनोनिम्स है, लेकिन बोल्ड का एंटेनम्स जो है वो टीम्ड होगा, तो आंसर आपका टीम्ड होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लव, ये तो सभी बच्चों को पता होगा, मेरे को लगता है कि मेरे को नहीं ज़रूरत है इस चीज़ की बताने की, लेकिन फिर भी बताना तो पड़ेगा ही। तो आप देखो लव, लव का तो मतलब आप सभी को पता ही है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा बच्चे, हेटेड ही होगा, और तो हो नहीं सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। होप, होप का मतलब क्या होता है बच्चों, उम्मीद, किसी से उम्मीद। और होप के जो सिनोनिम्स हैं, मैं होप के सिनोनिम्स बता रहा हूँ अभी, ठीक है। पूछा हमारे से एंटेनम्स है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको होप के लिए आप क्या क्या वर्ड लगा सकते हैं। होप के लिए आप वर्ड लगा सकते हैं, जैसे आपका डिज़ायर हो गया, विश हो गया। होप के लिए आप सिनोनिम्स जो यूज़ कर सकते हैं वो कर सकते हैं आप लोग बच्चे, डिज़ायर यूज़ कर सकते हैं आप लोग, विश यूज़ कर सकते हैं आप लोग, एम यूज़ कर सकते हैं। ये तो इसके सिनोनिम्स है, लेकिन हमारे से तो इसका एंटेनम पूछा हुआ है। तो देखो जब होप है तो होपलेस भी हो सकता है, लेकिन होपलेस ऑप्शन में है नहीं। आंसर जो होगा बच्चे वो होगा डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब भी क्या होता है, डेस्पेयर का मतलब भी क्या होता है बच्चे, उम्मीद को खो देना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वन वर्ड विच करेक्टली स्टैंड फॉर ईच एक्सप्रेशन, वर्ड विद द सेम मीनिंग। अब आप देखोगे कि मैं एक वर्ड बार बार, अभी आप पिछले जो क्वेश्चन गए हमारे उसमें मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ सिनोनिम्स, सिनोनिम्स, और एक वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ एंटेनम्स, एंटेनम। जो सिनोनिम्स होता है बच्चे वो होता है सिमिलर इन मीनिंग, और एंटेनम्स होता है ऑपोजिट इन मीनिंग। तो यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन ही वो पूछ लिया एग्जामिनर ने, वर्ड विद द सेम मीनिंग। ऐसे वर्ड जिनका सेम मीनिंग होगा तो कौन से होगा भाई, सिनोनिम्स ही बोलेंगे इधर, और क्या बोलेंगे। आपको तो आंसर आ गया बच्चे, ये देखो सिनोनिम्स निकल आया आंसर, टेंशन नहीं लेनी बेटा, पढ़ाई करनी है अच्छे से बस। नेक्स्ट देखो बच्चे, हैपनिंग एवरी ईयर। तो आप, ये तो आसान ही है, ये तो हर कोई बोल सकता है, लेकिन फिर भी बताऊंगा मैं, बात ऐसा नहीं है। देखो बच्चे, हैपनिंग एवरी ईयर, जो हर साल में हो। आप जब छोटे थे तो आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो आपको बोलते थे कि आज हमारा एनुअल फंक्शन है। एनुअल फंक्शन कौन सा होता है, जो साल के एंड में हो या पूरे साल के एंड में किया जाता है। तो एनुअल तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, वैसे पता ही है आप लोगों को, फिर भी बता देता हूँ, एनुअल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चे, क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 मंथ और 4 मंथ, जैसे 4 मंथ में हो जाए या 3 मंथ में हो जाए उसे बोलते हैं हम क्वार्टरली। मंथली तो आप लोगों को पता ही है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर। अब देखो यहाँ पे 4 वर्ड दिए हुए हैं। देखो अगर देखो आंसर तो आप निकाल लोगे, लेकिन ऐसा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो 3 ऑप्शन है वो क्यों नहीं है। आप आंसर के पीछे भागते हो, जब आपको ये पता लग जाएगा कि 3 जो ऑप्शन और दिए हैं वो क्यों नहीं है, तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे आराम से। तो देखो बच्चे क्या है, ज्योग्राफी तो इसका मतलब होगा नहीं, आपको ही पता ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जो जियो से रिलेटेड है, इसके तो बारे में आपको पता ही है, तो ये तो आंसर होगा नहीं इस चीज़ का, ठीक है। एक है बायोग्राफी और एक है ऑटोग्राफी। ऑटो का मतलब क्या है, जो अपने द्वारा लिखी जाती है, सेल्फ। ऑटो जो है जो सेल्फ के द्वारा लिखी जाती है, अपने द्वारा जो अपनी जीवनी लिखी जाती है, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर, जो दूसरों के द्वारा लिखी जाएगी, दैट इज बायोग्राफी।
आंसर बायोग्राफी होगा। एक और दिया है बेटा यहाँ पे बिब्लोग्राफी। देखो बच्चे, एक बिब्लोमेनिया होता है, एक बिब्लोफोबिया होता है। बिब्लोमेनिया जो है वो है जो बुक से जिसको प्यार है, अ पर्सन हु लव्स विद बुक्स दैट बिब्लोमेनिया, और जो डरता है बुकों से दैट इज बिब्लोफोबिया। लेकिन यहाँ पे बिब्लोग्राफी दी है, बिब्लोग्राफी, ग्राफी का मतलब राइटिंग से है, बिब्लो का मतलब बुक से है, तो जो बुकों को लिखे जाती है स्टडी दैट इज बिब्लोग्राफी। तो ये तो आपको पता लग ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा है स्मॉल पीसीज ऑफ पोटैटो। एग्जामिनर ने क्या चीज़ पूछ ली देखो, और एग्जामिनर ने पूछे भी ऐसी चीज़ है जो आपकी डेली लाइफ से यूज़ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, स्मॉल पीस ऑफ पोटैटो। पोटैटो के स्मॉल पीस को क्या बोलते हैं? देखो पीस का तो पीस होगा नहीं, सी ऑप्शन को तो आप एकदम देखते ही काट दें, सी ऑप्शन तो होगा नहीं। अब एक बचता है चुंक, बिट और शिप। देखो चुंक जो होता है इसका मतलब होता है चंक, इसका मतलब होता है, ये जो चंक है इसका मतलब होता है अ थिन स्लाइस ऑफ फूड, अ थिन स्लाइस ऑफ फूड, स्लाइस ऑफ फूड, अ थिन स्लाइस ऑफ फूड। अब थिन का मीनिंग क्या होता है बच्चे? पतला, ऐसा टुकड़ा, पतला जैसा स्लाइस, सॉरी टुकड़ा नहीं बोल सकते, ऐसे स्लाइस जो पतला सा फूड का है। ठीक है, तो ये आंसर होगा नहीं। हमारे से तो पूछा गया बच्चे, हम लोगों से पूछा गया था स्मॉल पीसीज ऑफ पोटैटो। तो देखो बच्चे ये तो होगा नहीं। बिट, बिट का मतलब होता है स्मॉल टाइम और डिस्टेंस, और बिट आपको पता है एक कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी यूज होता है। ठीक है, 4 बिट 5 बिट ये आपको पता ही है। स्मॉल पीस, स्मॉल टाइम और डिस्टेंस, बिट का मतलब होता है स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस या स्मॉल टाइम। ठीक है, तो देखो ना सी था, ना ए था, ना बी था, तो आंसर ए की बचता है दैट इज चिप, अ स्मॉल पीस ऑफ पोटैटो। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अब क्या पूछा गया है, चूज द करेक्ट चेंजेस ऑफ जेंडर। चेंजेस ऑफ जेंडर बेटा देखो पूछा गया है चूज द करेक्ट चेंजेस ऑफ जेंडर फ्रॉम ऑप्शन गिवन। जो ऑप्शन दिए उसमें से जेंडर चूज करना है। ठीक है बच्चा। अच्छा देखो बच्चे, जो मस्कलाइन होता है, जेंडर की बात आ जाए तो एक होता है आपका मस्कलाइन, एक होता है आपका फेमिनाइन। एक होता है मस्कलाइन और एक होता है फेमिनाइन। मस्कलाइन का मतलब है जो मेल रिप्रेजेंटेड वर्ड्स है, और फेमिनाइन का मतलब होता है बच्चे जो फीमेल रिप्रेजेंटेड वर्ड है। तो देखो यहाँ पे जेंडर पूछा गया है, तो सर कौन सा है? मस्कलाइन तो है। ठीक है, मस्कलाइन सर है, तो फीमाइन क्या होगा बच्चे? मैडम होगा। और मैडम का यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है आप लोगों को, तो आपने वो स्पेलिंग चेक करनी थी कि कौन सी सही है। तो यहाँ पे सी इज़ अ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखोगे लॉर्ड। लॉर्ड का इन्होंने क्या पूछा हुआ है? ठीक है, लॉर्ड का क्या होता है बेटे? फेमाइन, फेमिनाइन, फेमिनाइन पूछा हुआ है, तो लॉर्ड का जो फेमिनिन है दैट इज लेडी। ठीक है, ये तो आपने सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ड्यूक। और ड्यूक जो है वो एक प्रकार का राजा है कहीं का, या ये मेल रिप्रेजेंटेड वर्ड है, मस्कलाइन बोल सकते हैं आप लोग। इसका जो प्लूरल होता है दैट इज़ डचिज़। डचिज़ की यहाँ पे स्पेलिंग क्लैरिकल मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे सी आएगा एस की जगह। ये स्पेलिंग है DUCHESS, डचिज़। आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओबिडेंटली, ओबिडेंटली तो आपने कई बार लिखा होगा, और करेक्ट स्पेलिंग से क्वेश्चन है ये। तो ओबिडेंटली OBEDIENTLY, ओबिडेंटली। आप लोग कमेंट बॉक्स पे एक बार ज़रूर बताएं मेरे को कि ये जो ओबिडेंटली है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या है, और ये भी बताएं हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एलिफेंट, एलिफेंट की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों? ये भी आपको पता ही होगा, ELPHANT। इसका आंसर है सी। वेदर, वेदर की स्पेलिंग जो है WEATHER, ये करेक्ट स्पेलिंग है। और करेक्ट स्पेलिंग, अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स में दिक्कत आती है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि उसको कैसे करना है, कैसे एक ही मात्र उसमें आप ये कर सकते हैं कि
ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग पे ध्यान दें और इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दें, तभी स्पेलिंग है जो वो आपकी ठीक हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों रेयर, और यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है विच इज़ मोस्टली द सेम मीनिंग एज वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर्स। जो कैपिटल लेटर्स में दिया गया है इसका क्या बताना है, सेम मतलब सिनोनिम्स बताना है आप लोगों ने। रेयर का मतलब तो आपको पता है, ये जो बड़ा है बड़ी रेयर होता है, जैसे अनकॉमन जिसको आप लोग बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको लग गया होगा पता, आंसर ए आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मीटिंग का आंसर जो है, देखो कॉन्फ्रेंस भी इसका आंसर है, असेंबली भी इसका आंसर है और गैदरिंग भी। देखो मीटिंग का मतलब ये सब चीज़ें हैं, असेंबली करोगे तब भी लोग इकट्ठे होंगे, कॉन्फ्रेंस करोगे तब भी लोग इकट्ठे होंगे, गैदरिंग होगी तब भी लोग इकट्ठे होंगे। मीटिंग का मतलब ये है कि लोगों का इकट्ठा होना। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा, यहाँ पे आंसर जो रहेगा आप लोगों का वो रहेगा ऑल ऑफ अबव। हैंडसम के लिए यहाँ पर क्या है, एक आंसर आएगा आपका दैट इज़ गुड लुकिंग। हैंडसम इज़ गुड लुकिंग सिनोनिम्स पूछा है तो यही आंसर होगा। 57 की ओर चलते हैं। 57 में देखो क्या है क्वेश्चन, अ वाइट एलिफेंट है, और यहाँ पे ईडियम एंड फ्रेजेस बोला है बच्चे। ईडियम एंड फ्रेजेस क्या होते हैं, ईडियम एंड फ्रेजेस होते हैं आपके लोकितियाँ, जिनको आप हिंदी में बोलते हैं। ईडियम एंड फ्रेजेस जो हैं लोकितियाँ होती हैं, जैसे वाइट। अब आगे क्या भरा जाए बच्चे, देखो एक ईडियम एंड फ्रेजेस आती है अ बाइट एलिफेंट, एक ईडियम एंड फ्रेजेस आती है अ बाइट एलिफेंट। और अ बाइट एलिफेंट का मतलब होता है बच्चा देखने में तो बहुत सुंदर है बट यूजलेस है। तो इसको लिए एक ही वर्ड में लिख दूंगा मैं, यूजलेस, किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। तो ये एक फ्रेजल वर्ड है अ वाइट एलिफेंट। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, टू ब्रेक द आइस। देखो बच्चे टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है, ये भी एक फ्रेजल वर्ड है और आइस आएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब चुप्पी को तोड़ना, मतलब कोई बंदा साइलेंस है बिल्कुल ही बोलता ही नहीं है। टू ब्रेक द आइस का ईडियम एंड फ्रेजेस का मीनिंग जो निकल के आता है चुप्पी को तोड़ना। या इसी को अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ इस चीज़ को से समथिंग, से समथिंग, से समथिंग, से समथिंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो बच्चे क्या है क्वेश्चन नंबर, हाँ टू ब्रेक द 58 हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 और 60 पे देखते हैं। देखो प्रोवर्ब्स होती हैं कुछ, जैसे प्रोवर्ब्स की बात करें, डू गुड हैव गुड, कर भला हो भला, वैसे ही जो आपकी प्रोवर्ब्स आती हैं और भी बहुत ज़्यादा प्रोवर्ब्स हैं। तो यहाँ पे जो प्रोवर्ब्स पूछी गई हैं जैसे 2 and 2 मेक्स 4, स्लो स्टडी विंस द रेस, ये जो है आपकी ये प्रोवर्ब्स है। तो उसी प्रकार से आप देखो कि यहाँ पे प्रोवर्ब्स से क्वेश्चन पूछा गया है। मनी मेक्स द मेयर, आगे क्या आएगा, डू आएगा, गो आएगा, वर्क आएगा, थिंक आएगा, तो इसमें गो आएगा बच्चों। मनी मेक्स द मेयर गो, इसका मतलब अगर मैं सिंपली वे में आपको बताना चाहता हूँ तो ये हो सकता है कि पैसा फेंक तमाशा देख। ठीक है, तो देखो घोड़ा गाड़ी चलेगी, जब पैसा दोगे तभी घोड़ा गाड़ी चलेगी, पैसा नहीं दोगे तो घोड़ा गाड़ी नहीं चलेगी। तो इसका मतलब यही है कि पैसा फेंक तमाशा देख, तो ये इसका प्रोवर्ब है। ठीक है, तो आंसर ये होगा। मच क्राई एंड लिटिल डैश, तो देखो लिटिल डैश क्या होगा बच्चे, बूल होगा। ठीक है, मच क्राई एंड लिटिल बूल, तो मतलब इसके लिए अगर मैं रिलेट करना चाहूँ तो आपको मैं एक चीज़ से रिलेट कर सकता हूँ कि जैसे आप लोगों ने सुना है ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान, तो यही इसका है अपेयरेंस विदाउट रियलिटी, मतलब किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है रियलिटी के बारे में और उसके बारे में आप लोग बात कर रहे हैं या वो चीज़ आपको मिल गई है। मतलब रोना किसी के लिए ज़्यादा और मिले ना कुछ भी, तो यही है संघर्ष ज़्यादा और मेहनत ज़्यादा की हो फल आपको थोड़ा सा मिले, तो उस चीज़ को भी रिलेट कर सकते हैं आप लोग। तो बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप लोग। और इसी प्रकार से जो जितने क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी और अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी, आपको लगता है कि कोई कमी आ रही है बताने में या कोई तरीका और है, तो आप प्लीज़ सुजेस्ट करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस चैनल को इतना ज़्यादा प्यार दें कि ये चैनल भी बहुत अच्छी दिशा में चला जाए। और अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं सारे मिलकर, पूरा स्टाफ ही। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के, अगर आप लोगों का प्यार होगा हमारे साथ और आप लोगों की सपोर्ट होगी तभी
हम भी आगे बढ़ पाएंगे। और प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ये बताएं आप कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और आपकी तरफ से कोई भी सुझाव या एडवाइस हमें देना चाहते हैं आप लोग तो बिल्कुल दे सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय हिमाचल।